हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए रमेश चंद्र शाह कृत अकेला मेला के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में आपका ये टॉपिक दिया हुआ है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए, चलिए इन सभी पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम रमेश चंद्र शाह जी का जीवन परिचय देखते हैं। तो इनका जन्म 1937 में वैशाखी त्रयोदशी को अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रयाग विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा इन्होंने पाई है। हमीदिया कॉलेज भोपाल के अंग्रेजी विभाग में इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। भोपाल में निराला सृजन पीठ के निर्देशक रहे हैं। तो देखिए, निराला सृजन पीठ पढ़ने वाले हैं तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये वहाँ पे निदेशक रह चुके हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, 8 भारतीय भाषाओं में अनुदित। तो ये जो किस्सा गुलाम है ये 8 भारतीय भाषाओं में अनुदित है। पूर्वा पर, आखिरी दिन, पुनर्वास, आप कहीं नहीं रहते, विभूति बाबू। इसके अलावा असबाब ए वीरानी इनके द्वारा लिखित उपन्यास है। जंगल में आग, मोहल्ले का रावण, मानपत्र, थिएटर, प्रतिनिधि कहानियां इनके कहानियों का संग्रह है। कछुए की पीठ पर, हरिश्चंद्र आओ, नदी भागती आई, प्यारे मुचकुंद को, चाक पर समय तथा देखते हैं शब्द भी अपना समय, ये इनके द्वारा रचित कविताओं का संग्रह है यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके बाद मारा जाई खुसरो इनके द्वारा रचित नाटक है। शैतान के बहाने, रचना के बदले, पढ़ते पढ़ते, शब्द निरंतर, आड़ू का पेड़, स्वधर्म और कालगति, स्वाधीन इस देश में इनके द्वारा रचित निबंध संग्रह है। फिर इसके बाद बात करें तो छायावाद की प्रासंगिकता, समानांतर, वागार्थ, भूलने के विरुद्ध, अज्ञेय, वागार्थ का वैभव, अज्ञेय का कवि कर्म, आलोचना का पक्ष, समय, संवादी इनके द्वारा रचित समालोचनाओं का संग्रह है। ये सारी इनके द्वारा रचित यहाँ से यहाँ तक समालोचनाएं हैं। फिर अज्ञेय काव्य, स्तबक, जड़ की बात, जैनेन्द्र के निबंध, प्रसाद रचना संचयन इन्होंने इसका संपादन किया है। फिर इसके बाद बात करें इनके द्वारा रचित डायरी की, तो देखिए इन्होंने डायरी जो है 2 भागों में लिखी है। पहले में इन्होंने अकेला मेला और दूसरे का नाम है इस खिड़की से। तो ये 2 इनके द्वारा रचित डायरी है। तो ये बात याद रखिएगा, भाग 1 ये है और भाग 2 इसका ये है, ठीक है। ये इनके द्वारा रचित डायरी है। तो यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं कि इनके द्वारा रचित डायरी का कौन सी है। बहुवचन में 2 यात्रा वृत्तांत संकलित है तथा एक लंबी छाह इनके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। मटिया बुर्ज राशोमन का अनुवाद है। 10 स्पोक भर्तृहरि शतक का अंग्रेजी पद्यानुवाद इन्होंने किया है। एवं कविताओं की 4 पुस्तिकाएं तनाव पुस्तक माला के अंतर्गत प्रकाशित अनुवादित है। कई कविता एवं नाट्य पुस्तकें इन्होंने जो है बाल साहित्य पर लिखी है। अंग्रेजी में बात करें तो येट्स एंड इलियट, पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडिया, जयशंकर प्रसाद, टेमेनॉय अकादमी लंदन द्वारा 4 व्याख्यानों की पुस्तिका जो है प्रकाशित है। सम्मान की बात करें कि इनको कौन से सम्मान मिले हुए हैं, तो इनको शिखर सम्मान, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा इनको जो है शिखर सम्मान मिला हुआ है। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, पद्मश्री, भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार, महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार तथा भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा इनको सम्मान मिला है। ये सब इनके सम्मानित है। चलिए अब पढ़ते हैं अकेला मेला की भूमिका, क्योंकि आजकल जो प्रश्न बनते हैं वो भूमिकाओं से भी पूछ लेते हैं। डायरी साहित्य की सबसे निजी, अंतरंग और गोपनीय विधा मानी जाती है, किंतु लिखने से पूर्व और लिखने की प्रक्रिया के दौरान तो कहानी, कविता की सामग्री भी न्यूनाधिक गोपन ही होती है
और पाठक दृश्य में तभी प्रकट होता है जब जो कुछ लेखक को हो रहा था वह भाषा निबद्ध होकर उसकी उस गोपन आंतरिकता से विलग होकर उसके सामने आ जाता है। यानी पाठक जो रचनाकार है जो कुछ भी लिखता है जब वो भाषा में लिप्त होकर पाठक के सामने आ जाता है, उसकी जो सच्चाई रहती है या बात रहती है वो हमारे सामने आती है। भाषा निध हो जाना ही उसके उस कथ्य या कि अकथ्य का खुले उजाले में खींच लिया जाना है, उसके निजी का सार्वजनिक हो जाना है। तो कभी भी कोई भी लेखक जब अपनी चीजों को जब हमारे समक्ष रखता है, तो जब चीजें हमारे समक्ष आती है तो जो उसकी निजी चीजें हैं, जैसे डायरी की बात की गई है, तो डायरी जो है सबकी पर्सनल होती है, लेकिन लेखक जो है उसको सार्वजनिक तौर पे जब प्रकाशित करके हमारे बीच लेकर आते हैं तो पाठक के बीच वो गोपनीयता जो होती है वो खुल जाती है। डायरी भी अंततः इस नियति से स्वतंत्र नहीं, भले उसकी यह सार्वजनिकता कहानी कविता की तुलना में नितांत अप्रत्यक्ष और प्रच्छन्न ही क्यों ना हो। क्या यह एक निरा संयोग ही था या उससे कुछ अधिक कि आज से कोई चौथाई सदी पहले एक लोकप्रिय और साहित्यिक हलकों में लगभग उपेक्षणीय पत्रिका नवनीत के संपादक ने मुझसे संस्मरण या डायरी सरीखे अनौपचारिक गद्य की मांग की, और जब मैंने बहुत ही संकोच और हिचकिचाहट के साथ महज उनके निरंतर आग्रह की रक्षा की खातिर यहाँ इस पुस्तक में संकलित सामग्री के, तो यहाँ वो बताते हैं कि वैसे तो वो डायरी विधा लिखते नहीं थे, लेकिन एक बार उनसे आग्रह किसी ने किया कि वो जो है अपनी जो भी निजी जीवन की चीजें हैं उनको डायरी में उतार के उनके सामने रखे, लिखे। तो उन्होंने पहले तो संकोच और हिचकिचाहट के साथ महज उनके निरंतर आग्रह की रक्षा की खातिर यहाँ इस पुस्तक में संकलित सामग्री के आरंभिक अंश उन्हें दिए, तो वे न केवल ऐसे अनेकानेक पाठकों को रुचे जो सामान्य पाठकों की श्रेणी में आएंगे। तो पहले जो है उन्होंने हिचकिचाहट के साथ, यानी रमेश चंद्र शाह ने हिचकिचाहट के साथ अपनी कुछ चीजें जो है लिख के उनको दी, लेकिन जब उन्होंने वहां पे उसको प्रकाशित कराई तो पाठकों को वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे, बल्कि एक ऐसे खासुल खास पाठक का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके जिनके या जिन जैसों के लिए द आइडल क्रिटिक इज द आइडियल रीडर जैसे सुभाषित गढ़े जाते रहे हैं। यह भी निरा संयोग ही नहीं हो सकता कि अभी 2 माह पूर्व जब वैसी ही एक और लोकप्रिय पत्रिका साहित्य अमृत में इस डायरी के कुछ पृष्ठ, पेज नंबर यहाँ दिया गया है कि 70 से 78 प्रकाशित हुए, तो उन पर भी सबसे पहले उन्हीं की निगाह पड़ी, उन्हीं की अर्थात नामवर की। तो यहाँ पे शुरू में जिसका जिक्र था, तो रमेश चंद्र शाह जी को नामवर सिंह जी ने डायरी लिखने के लिए कहा, उनसे कहा गया कि भाई आप अपने डायरी के कुछ पृष्ठ जो है अपने बारे में जो है डायरी शैली में मुझे लिख के दे। तो उन्होंने किसको दिया, यहाँ पे नाम का खुलासा कर दिया गया है कि यहाँ पे जिसका जिक्र हो रहा है वो नामवर सिंह जी का है। ठीक है, चलिए। डायरी एक लेखक की डायरी तो खास तौर पर मुझे लगता है तभी उसके खुद के अलावा दूसरों के भी काम की चीज हो सकती है जब उसमें दर्ज हुई बातें कुछ ऐसी हो जिनमें बहुत अलग अलग स्वभावों, रुचियों और दृष्टियों वाले सहृदय पाठक भी साझा कर सके। लेखक का प्राकृतिक और मानवीय पास पड़ोस, उसके राग विराग, आकर्षण विकर्षण, उसकी रीझ बूझ या नैतिक कल्पना संवेदना को उत्तेजित करने वाली घटनाएं, प्रवृत्तियां, यहाँ तक कि अध्ययन प्रसंग तक उसके सर्वथा निजी ऊहापोह भी क्या किन्हीं औरों के लिए रुचिकर और सार्थक नहीं हो सकते। तो यहाँ कवि जो है लेखक जो है प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या जो लेखक का जो स्वभाव है, उसके जीवन की घटनाएं हैं, उसको क्या पसंद है क्या नहीं है, उसके आसपास का वातावरण कैसा है, तो ये सभी चीजें भी क्या पाठकों को जो है रुचिकर लग सकती है, अच्छी लग सकती है। हम सभी मानव जीव निरपवाद रूप से रात दिन अपने आप से और अपने आसपास की दुनिया से झगड़ते रहते हैं, जिस झगड़ने में कभी कभी दूर या निकट के हमारे पुरखों की प्रतिध्वनियां भी अपने आप शामिल हो जाती है। तो यह जो
अजस्र आत्मलाप या वाद विवाद संवाद हमारे चाहे अनचाही हमारे भीतर चलता रहता है। डायरी क्या उसी को पकड़ने और दर्ज कर लेने की अंतर्विवशता के कारण ही नहीं लिखी जाती? तो कई बार क्या होता है, हम आपस में ही बात करते हैं, हमारे मन में ही कई सारी चीज़ों का खुलासा होता है कि नहीं ये अच्छा था या ये बुरा था या ये काम ऐसा होना चाहिए। तो अपने मन में ही ये वाद विवाद संवाद आदि चलते रहते हैं। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि क्या ये जो डायरी है उसी विधा को, या जो वो वाद विवाद चलते हैं उसी को हम डायरी रूप में नहीं लिख सकते क्या? कम से कम एक तो कारण उसके लिखे जाने का यह हो ही सकता है, जिसे बकायदा या कि औपचारिक विधाओं का लेखन कहा जाता है। उसके साथ इस डायरी नाम की बेकायदा और अनौपचारिक विधा का क्या संबंध है? क्या डायरी लेखक की आत्मकथा या उसके संस्मरणों की गठरी है? निश्चय ही नहीं, भले ही दोनों से उसका कुछ ज्यादा नजदीकी हो। तो यहाँ पर लेखक ने डायरी महत्वपूर्ण क्यों है या उसका संबंध क्या है, इन सब के बारे में बताया है। संभवतः यह जिज्ञासा भी डायरी के जीवन का ही अनिवार्य अंग हो, उसकी अंतः प्रेरणा। किसने सोचा था इन्हें लिखते समय कि कभी इनके प्रकाशित होने की भी नौबत आ सकती है? अपनी समझ से तो लेखक जो कुछ कर रहा था वह सहज अपने राग विराग या स्वांत स्तमः शांतये ही कर रहा था, किंतु उस सुदूर संयोगाश्रित एकमात्र घटना के बरसों बाद भी, जब अभी हाल में आधारशिला के संपादन की पहल पर तथा अन्यत्र भी इनके उत्खनन की नौबत आई और तरह तरह के पाठकों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी इस सिलसिले में जानने को मिली, तो स्वाभाविक संकोच टूटा और एक अप्रत्याशित सा अनुभव हुआ कि ऐसे लेखन की भी एक अपनी जगह और अपनी प्रासंगिकता है। तो यहाँ पे लेखक के द्वारा डायरी क्यों महत्वपूर्ण है या उसका वास्तविक जीवन या पाठक के जीवन से क्या संबंध रहता है, जब लेखक अपने जीवन की घटनाओं आदि का चित्रण जब उसमें करता है तो उसका भी पाठक पर असर पड़ता है, इन सब का जिक्र किया है। आगे कहते हैं इस पुस्तक में संकलित डायरी के कुछ अंश आधारशिला के अलावा, तो देखिए इसमें जो डायरी के कुछ अंश है वो कहाँ लिखा गया है, तो आधारशिला में छपा है। इसके अलावा आकार, ज्ञानोदय, वागार्थ, पाठ, नई धारा, चिंतन सृजन, पूर्वग्रह, अक्षर पर्व और लोकमत समाचार में छपे हैं। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ छपे हैं ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेखक इन सभी पत्रिकाओं के संपादकों तथा उन समस्त सहृदय संवेदनशील पाठकों के प्रति अपने विनम्र आभार प्रकट करता है, जिन्होंने अपनी रीझबूझ भरी प्रतिक्रियाएं मुझ तक पहुंचाई। पर जैसा कि मैं पहले ही जता चुका हूँ, सर्वाधिक ऋणी स्वीकारी तो मैं अपने अग्रज समान धर्मा और समानशील व्यसनी डॉक्टर नामवर सिंह का हूँ, स्वभावतः, जो न केवल मेरे इन उपक्रमों के सहभोक्ता और साक्षी लगते रहे, बल्कि मुझे इस रूप में प्रकाशित करने के लिए अपनी ओर प्रोत्साहित और प्रेरित करते रहे। इत्यलम ऐसे को उदार जग माही इत्यलम। तो यहाँ पे इस भूमिका के अंतर्गत रमेश चंद्र शाह जी ने नामवर सिंह जी को धन्यवाद दिया है। तो यहाँ पे प्रश्न आपके लिए आ सकता है कि किसको उन्होंने धन्यवाद दिया है। और इसके अलावा इसकी अंतिम पंक्तियां देख सकते हैं, ऐसे को उदार जग माही इत्यलम, ये किसके लिए कहा है उन्होंने, तो नामवर सिंह के लिए। ठीक है, फिर देखिए इसकी जो स्टार्टिंग पंक्ति है यहाँ पे वो मैंने ले रखी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें पहली जो तिथि है वो है 3 जुलाई 1969 ईस्वी, और इसमें सबसे पहले जो कथन आ जाता है वो है दुख दग्ध जगत और आनंद पूर्व। देखिए अभी तक का जो पेपर का पैटर्न है, अगर मैं बात करूँ यूजीसी नेट के पैटर्न की, तो इसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं 20 से भी पूछे जा गए हैं, ऐसा नहीं कहूंगी कि नहीं, लेकिन जो स्टार्टिंग के होते हैं, जैसे कि इसका प्रथम अंक हो गया, जैसे नाटक की बात करूँ तो नाटक में प्रथम अंक से पूछे जा रहे हैं प्रश्न, तो ऐसे ही इसमें जो पहली डायरी विधा है उसको आप पढ़िए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके लिए बन सकता है। और यहाँ पे पहला ही पॉइंट जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है कि दुख दग्ध जगत और आनंदपूर्ण स्वर्ग दोनों के एकीकरण का
यत्न ही साहित्य है। अब यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है, तो ये अकेला मेला से लिया गया है। प्रसाद की यह बात क्यों इस कदर मर्म को छू जाती है, तो ये बात जो है किसने कही है, ये बात प्रसाद जी ने कही है। ठीक है, यहाँ आपसे पूछ सकते हैं पहला कि ये कहाँ से लिया गया है, तो ये अकेला मेला से लिया गया है, और ये बात जो है रमेश चंद्र शाह जी ने प्रसाद ने कही है, जयशंकर प्रसाद ने कही है ये चीज आप। और यहाँ पर ये बात किसके दिल को छू जा रही है, तो ये बात रमेश चंद्र शाह जी को छू रही है, इसलिए कि स्वयं प्रसाद के कृतित्व में हमें मानवीय अनुभव का वह समूचा वर्णपट दिखाई देता है। और दूसरी चीज यहाँ पे एक और प्रश्न बन जाता है कि ये जो पहला इसका डायरी है वो किस पर आधारित है, तो ये उन्होंने प्रसाद के विषय में लिखा है। ठीक है, एक और विषाद और वैफल्य की गहनतम अनुभूति से उपजी वे त्रासद पंक्तियां जो हमारा पीछा नहीं छोड़ती, सुख आहत शांत उमंगे बेगार सांस डोने में यह हृदय समाधि बना देती है, रोती करुणा कोने में। और दूसरी ओर उतना ही मार्मिक अनिवार्यता के साथ इसके एकदम विपरीत छोर पर आनंद में आत्मा का यह संगीत, मैं हूँ यह वरदान सरीखा लगा गूंजने कानों में, मैं भी कहने लगा हूँ मैं रहूं शाश्वत नभ के गानों में। तो यहाँ पर ये सारी पंक्तियां जो है इनकी दी गई है, तो यहाँ पर मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी। फिर यहाँ पे आप को देख सकते हैं कि ये इन्होंने जो है जीवनानुभूति का इतना बड़ा फलक, उसकी ऐसी गहराई और ऐसी उत्तीर्णता कम ही कवियों में मिलेगी। तो ये सारी चीजें उन्होंने प्रसाद के विषय में कही है। चलिए मैं पहला वाला तो पढ़ ही देती हूँ। स्वर्ग और नरक दोनों के भीतर से गुजरी हुई इस कविता के पीछे जो व्यक्तित्व और जो जीवन दर्शन है वह इसलिए और भी मार्मिक और विशिष्ट हो जाता है कि उसमें हिंदुस्तानी संस्कार की, हिंदुस्तानी संवेदन की खास अपनी पहचान बोलती है। मैं की मेरी चेतनता सबको ही स्पर्श किए सी, सब भिन्न परिस्थितियों की है मादक घूट पिए सी। ठीक है, फिर यहाँ पे उन्होंने इलियट की बात की है। पहले क्या कर रहे थे, प्रसाद की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे उन्होंने इलियट की बात की है कि इलियट ने एक बड़ी मार्मिक बात कही थी कि अपने व्यक्तित्व से उबरना चाहने का, यानी इस उबरने की छटपटाहट का एक कवि के लिए क्या अर्थ होता है, यह वही जान सकता है जिसके पास व्यक्तित्व हो। जितना समृद्ध और जितना शक्तिशाली वह व्यक्ति होगा, उससे उबर आने की छटपटाहट का उतना ही मूल्य होगा। ये बात उन्होंने यहाँ तक इलियट के कथन को लिया है। फिर वो प्रसाद के विषय में कहते हैं कि प्रसाद के कृतित्व और व्यक्तित्व के बीच कुछ ऐसा ही अर्थवान और मूल्यवान संबंध मुझे दिखता है। एक चिंतक की हैसियत से भी अपने विरासत का जैसा मंथन प्रसाद ने किया है, वह हिंदुस्तानी मन और हिंदुस्तानी इतिहास की जटिलता को समझने के लिए एक ऐसी दृष्टि हमें देता है जो प्रसाद से पहले हमें उस तरीके की कहीं नहीं मिलती। यह उनकी अपनी खोज है जो हमारे अपने अनुभव को भी कहीं आलोकित करती है। तो यहाँ देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये प्रसाद पर इनका आधारित है। फिर इसके बाद दूसरा इन्होंने लिखा है वो है भोपाल महाशिवरात्रि 6 फरवरी 1980। तो पहला जो पत्र था, पहली जो डायरी थी 1969 की थी, 3 जुलाई 1969, और दूसरी जो है वो 69 यानी रख लो कि 70, उसके 10 वर्ष बाद की है 1980। ईजा और कक्कू मंदिर के भीतर चले गए, मैं सीढ़ियों के नीचे उनकी चप्पलों की चौकीदारी करता बैठा था। मंदिर का विशाल प्रांगण खचाखच भरा था। उस विशाल जन समुद्र में उठती हिलोरों ने मुझे छा लिया। पाँवों का जंगल था वह, पाँवों का समुद्र, कोमल फूल सरीखे पाँव, जर्जर विवाइयों से भरे पाँव, नंगे काले खुरदरे पाँव। तो यहाँ पे कहते हैं कि अलग अलग जो लोग वहां पे पहुंचते हैं, इसका जिक्र किया है। तो यहाँ पे उन्होंने उस मंदिर की जो जगह है उसका जिक्र किया है। फिर इसके बाद इनका तीसरा पत्र जो है वो 11 अप्रैल 1980 का है, डायरी है यहाँ पे, सॉरी मैं बार बार पत्र बोल रही हूँ।
यहाँ पर फिर आप चाहे तो इन सभी को पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे अगला जो है अल्मोड़ा का है, और ये सारा जो है मैंने आप सभी के लिए, अब यहाँ पे वो चीज आ गई थी, मैंने आपको पहला वाला तो पढ़ के सुना दिया कि प्रसाद जी पर है। अब देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण आ जा रहा है स्मरांजलि, स्मरण किसको दिया गया है इसमें, वीरेंद्र कुमार जैन को, जिन्होंने सर्वप्रथम मेरी डायरी अपनी पत्रिका में प्रकाशित की। तो यहाँ पे नाम ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले इन्होंने जो श्रद्धांजलि या स्मरणांजलि दी है वो वीरेंद्र कुमार जैन को दी है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपनी डायरी, इनकी डायरी जो है रमेश चंद्र शाह जी की डायरी, अपनी पत्रिका में प्रकाशित की। इसके बाद गजानन माधव मुक्तिबोध को, जिन्होंने मेरे प्रारंभिक कवित्व को अपने अमूल्य, तो यहाँ पर इसमें दो लोगों को इन्होंने जो है याद किया है, इसमें दो लोगों को याद किया है, वो है वीरेंद्र कुमार जैन और गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, तो फिर यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो भी इम्पोर्टेंट है मैं बताती जाती हूँ कि वरिष्ठ लेखक रमेश चंद्र शाह बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। ऐसी कोई विधा नहीं जिसमें उन्होंने कुछ ना लिखा हो। वे निरंतर लिखते रहे, अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे हैं और अंग्रेजी में भी लिखा। अकेला मेला उनकी डायरी का संकलन है, जिसे उन्होंने आंतरिक एकालाप कहा है। तो क्या कहा है इसको, आंतरिक एकालाप। डायरी कई तरह की होती है। एक दैनंदिनी के रूप में डायरी होती है, जिसमें प्रतिदिन के क्रियाकलाप, स्नान ध्यान से लेकर पूजा पाठ तक का वर्णन होता है। लेकिन ये जो डायरी है वो दूसरे ढंग की डायरी है, आप इसे साहित्यिक डायरी कह सकते हैं। तो अकेला मेला जो है किस प्रकार की डायरी है, साहित्यिक डायरी है। इस तरह की डायरी जिन साहित्यकारों ने लिखी है उनमें एक महत्वपूर्ण नाम मलयज का है, यानी रमेश चंद्र शाह के बाद हम जिसका नाम लेंगे वो है मलयज। मलयज उनके समान धर्मा थे। तो एक और मलयज की डायरी है और दूसरी ओर यह अकेला मेला। सबसे पहले तो इसका नाम ही ध्यान आकृष्ट करता है, तो इसका नाम ही हमें पहले ध्यान आकृष्ट कर रहा है। जब मेला है तो फिर अकेला कैसा, अब नाम इसका क्या है, अकेला मेला, अकेला भी है और मेला, मेले में क्या होता है, भीड़ होती है, लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन इसका नाम ही अकेला मेला है। इसमें जो विरोधाभास है और अकेला मेला से लेखक का जो अभिप्राय है उसे समझने के लिए आपको ये डायरी पढ़नी पड़ेगी। उससे गुजरते हुए ही भीड़ और अकेलेपन के द्वंद्व को समझा जा सकता है। तो जहां इसमें देखा गया है कि लेखक जो है अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग लोगों से मिले और इन सब से मिलने जुलने के बाद भी जो बच गए हैं वो है वो अकेले। तो ये रहने वाले उत्तराखंड के थे, मगर नौकरी जो इन्होंने मध्य प्रदेश में की और हमेशा के लिए भोपाल में बस गए। और भोपाल में जहां भारत भवन है, जहां देश भर के नामी लेखक और कलाकारों का आना जाना लगा रहता है। निर्मल वर्मा और अंगेज भी उन दिनों भोपाल के विभिन्न कार्यक्रमों में जाया करते थे। ये दोनों जब भी जाते थे शाहजी से जरूर मिलते थे। रमेश चंद्र शाह का इन दोनों लेखकों से पहले ही बहुत अच्छा रिश्ता था, जो उस दौरान और गहरा हो गया। इस डायरी में इन दोनों और अन्य बड़े लेखकों से लगातार हुई बातचीत भी शामिल है। तो इसमें अगे और निर्मल वर्मा जी के से जो उनकी बातचीत हुई है उसका संकलन भी है। इस प्रकार निर्मल वर्मा से हुई बातचीत जो पुस्तक के आरंभ में ही है बहुत गंभीर है। तो निर्मल वर्मा से हुई बातचीत क्या है, गंभीर है। इस डायरी के अलावा और कहीं ये बातें आई नहीं है। तो इनके बीच किस प्रकार की बातें हुई और आपको कहीं नहीं मिलेगी। विजय देव नारायण शाही की पुस्तक आई थी जायसी, तब उस पर आयोजित गोष्ठी में शामिल होने शाहजी भी गए थे। डायरी में इसका विवरण भी उन्होंने किया है। तो विजय देव नारायण शाही की पुस्तक जायसी के ऊपर जो उन्होंने बोला था या उसमें उन्होंने देखा, इसका विवरण उन्होंने अपनी इस डायरी में किया है। कुछ ऐसे लेखकों से भी उनका संवाद हुआ जो और कहीं नहीं मिलेगा, इन्होंने उसे डायरी में दर्ज किया है। यह एक उल्लेखनीय कार्य है। तो अंग्रेजी में इन्होंने बहुत सी किताबें पढ़ी है, तो अपनी डायरी में इन्होंने उन पुस्तकों का भी जिक्र किया है। जैसे सलमान रुश्दी की किताब पढ़ी तो एक अच्छी और गंभीर टिप्पणी रुश्दी पर अपनी डायरी में लिख दी। कुछ पुस्तकों का तो विस्तार से विश्लेषण इन्होंने किया है।
मैं तो भूल ही गया था, मेरा एक लेख उत्तराखंड की किसी पाठ्य पुस्तक में था, आस्था का प्रश्न, वह उनकी नजर से गुजरा। वह छपा तो हंस में था। तो देखिए यही तक, देखिए जहाँ जो भी इम्पोर्टेंट मिल रहा था मैंने उसका संकलन यहाँ किया है। तो ये जो इनके द्वारा रचित डायरी है वो कई तरह के रस देती है और एक व्यक्ति के साथ साथ एक समय खंड को समझने में भी मदद करती है। फिर इसमें एक ऐसा प्रसंग है जो मनोहर श्याम जोशी के बारे में भी बताया गया है। उनका उपन्यास कुरु कुरु स्वाहा, इसका वर्णन भी इसमें किया गया है। फिर इसके बाद बात करें तो डायरी की बात करें तो ये रमेश चंद्र शाह के द्वारा रचित, ये कठिन समय में इनके द्वारा रचित 5वीं डायरी है। इनकी पहली डायरी अकेला मेला है, जिसमें उन्होंने 1981 से 1985 तक के जितने लेखकों या व्यक्तियों से मिले उसका अनुभव इन्होंने इसमें शामिल किया है। वहीं पे इनकी दूसरी डायरी, देखिए इनके बारे में महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो इनकी पहली डायरी अकेला मेला, जिसमें 1981 से 1985 तक के लेखकों का जिक्र है। दूसरी डायरी इस खिड़की से, जिसमें 1988 से 2004 तक के इनके अनुभवों का संकलन है। तीसरी डायरी है आज और अभी, जिसमें उन्होंने 2004 से लेके 2009 तक के अनुभव शामिल किए हैं। चौथी डायरी है जंगल जूही, जिसमें 2001 तक का कालखंड समाहित है। और इनकी 5वीं डायरी है 2018 में कठिन समय में। ठीक है, तो ये जो है देख सकते हैं कि 15 सितंबर 2009 में जयपुर से शुरू हुई, बाह्य तथा अंतः यात्रा में 23 फरवरी 2017 को भोपाल के हिंदी भवन में हुए शरद व्याख्यान पर समाप्त होती है। तो देखिए ये डायरी की विधा है अकेला मेला, जिसमें 1980 से 86 तक की एंट्रीज है। इसका प्रकाशन वर्ष देखिए महत्वपूर्ण आ जाता है, वो है सन 2009 ईस्वी। इसमें उन्होंने जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, यीट्स, टी.एस. एलियट, मलयज, निर्मल वर्मा, विपिन कुमार अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही आदि लेखकों का इसमें जिक्र उन्होंने किया है। तो ये महत्वपूर्ण हो गया। और इसके बाद इसमें एक और चीज आ जाती है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि देख सकते हैं इस डायरी को पढ़ते हुए उनका यात्रा संस्मरण एक लंबी चाह याद हो आया। तो इस डायरी को पढ़ते हुए क्या है, उनके द्वारा रचित जो यात्रा संस्मरण है, एक लंबी चाह इनकी याद ये डायरी इनकी दिलाती है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। बाकी जो इसके कथन वगैरह है, आपको जिनको भी पीडीएफ चाहिए मुझे कमेंट करिएगा। और ये पेड में आपको ये पीडीएफ जो है मिल जाएगी, तो आप उसे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये पेड में यूनिट 9 वगैरह या फिर जो भी है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।